तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हम आ चुके हैं आज की एक डरावनी कहानी लेकर के, जिसका नाम माँ है। माँ हिंदी हॉरर स्टोरी। तो चलिए आज की डरावनी कहानी शुरू करते हैं। उसके पहले आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी एक ऐसी औरत पे है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद मर जाती है, पर वो दरिंदे उसके बच्चे को भी नहीं छोड़ते। तो चलिए शुरू करता हूँ, और ये किसकी कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये कहानी माया पर है। एक छोटी सी लड़की होती है। वो रोज की तरह अपने स्कूल जाती है और स्कूल से घर वापस आती है। वो अभी 10th क्लास में पढ़ती है। एक बार उसे अपने घर आते वक्त एक कार वाले ने अपने कार को उसके आगे रोका और पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। पर जो माया थी, उसकी मम्मी ने उसे बता दिया था कि कोई भी रास्ते में ऐरा गैरा कोई भी पूछे तो उससे ना बात करना है और ना उसे जगह बताना है। तो माया चलती रहती है, पर वो कार वाला उसका पीछा करते करते उसके घर के सामने आ जाता है। माया सब देख रही थी, पर माया ने कुछ नहीं बोला और वो अपने घर की गेट लगा लेती है और वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन माया जब स्कूल निकल रही थी, उसी समय कुछ लोग उसके घर के बाहर आते हैं और उसके घर का बैल बजाते हैं। माया की मम्मी माया को कहती है, माया जाओ गेट खोलो, कोई आया है। माया तुरंत दौड़ के जाती है और गेट खोलती है तो देखती है कि कल वाला वही आदमी और उसके साथ 2 या 3 लोग थे। माया बोलते हाँ कौन? वो बोलते अपनी मम्मी को बुलाओ, हमें उनसे बात करना है। वो अपनी मम्मी को बुलाती है तो उसकी मम्मी पूछती है हाँ बताइए। तो माया भी अंदर जा चुकी है। तो बाहर वाले लोग कहते हैं कि मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, हम कोई भी दहेज नहीं लेंगे। माया की मम्मी खुश हो चुकी है, इसलिए वो उसकी शादी उस लड़के से करवा देगी। अब उन दोनों में बात होने लगता है। तभी माया अपने रूम से बाहर निकलती और कहती है मम्मी मैं जा रही हूँ अपने स्कूल। तो अब वो अपने स्कूल चली चुकी है, पर माया को पता नहीं था कि उसी के शादी के बारे में यहाँ बात हो रहा है, और ये बात माया को अभी भी बताया नहीं गया। उसकी मम्मी दहेज के पैसे बचाने के लिए माया को किसी के घर भी भेज रही थी, ना उसको पूछे और ना उसको बताए हुए। माया को कब पता चला? जब उसकी शादी का वो पहला शुरुआत हो रहा था। जब उसकी शादी का दिन आया तब माया को बताया गया माया जाओ तैयार हो। माया ने बोला कि कहाँ, क्या हो रहा है? उसकी मम्मी उस दिन बताती है तुम्हारी शादी सेट हो चुकी है, कल तुम्हारा शादी है, जाओ तुम सब कुछ तैयारी रख लो, सब कुछ रेडी रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये बात सुन के माया चौंक चुकी है, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। माया अपनी मम्मी के सामने रोने लगती है कि मम्मी ये क्या कर रही हो, आपने मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करना। पर माया की मम्मी उसकी सुनना नहीं चाहती, उसको धक्का देके कहती है चुपचाप मुंह बंद करके शादी कर लो। लास्ट में माया अपनी मम्मी की बात मान के पढ़ाई उसे छोड़नी पड़ती है और वो शादी कर लेती है। शादी में तो सब खुशी थे, पर माया को छोड़ के। माया ने अपनी मम्मी को समझाने की पूरी प्रयास की थी, पर उसकी मम्मी दहेज के लालच में कि उसका पैसा बच रहा है
इसलिए उसने माया को कहीं भी सौंप दिया। माया तो अपने पति के घर चली गई, पर माया को उतना नॉलेज नहीं था कि क्या होता है। 2 दिन आराम से बीते, तीसरा दिन भी आराम से बीता, पर 4वें दिन से उसके घर में थोड़ा थोड़ा लड़ाई बढ़ते जा रहा था। पर उसके घर की लड़ाई अभी बाहर तक नहीं आई थी। अब 2 महीने बीत चुके हैं, पर माया अभी भी खुश नहीं रहती। वो अभी भी दुखी है, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी शादी जबरदस्ती करवाई, और जहां वो आई है उस पर अत्याचार भी हो रहा है। वो कैसे खुश रहेगी? पर माया अपनी मम्मी को नहीं बताती, क्योंकि उसकी मम्मी ने पैसे के लालच में उसकी शादी कर दी थी। तो उसकी मम्मी कौन सी बात उसकी सुन लेती। इसलिए माया ने निर्णय उठाया कि वो अपने खिलाफ लड़ेगी, अपने हक के लिए लड़ेगी। माया ने ये ठान लिया था कि वो कब तक डर डर के रहेगी। फिर से एक रात उसका पति शराब की हालत में उसके घर के अंदर आया और माया को बिना कारण के गाली सुनाने लगा। माया उस टाइम तो कुछ नहीं बोली, पर जब उसकी हद पार हो गई और उसने माया के ऊपर हाथ उठा दिया, तो माया ने भी उसे मार दिया। ये देखकर उसका पति उस रूम से गुस्से से बाहर निकल के चला गया। ऐसे ही लड़ाई धीरे धीरे करके अब एक बड़ा बवंडर खड़ा होते जा रहा था। अब माया के उसके घर में रहते रहते कुल 1.5 साल हो चुके थे। अब उसका एक लड़का है जिसका नाम अजय है। वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि उस घर में उसके लिए एक उसका बेटा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब उसे नीचे नजरों से देखते हैं और उस पर अत्याचार करते हैं। माया अपने जान से भी अपने बेटे को प्यार करती थी, पर उसका पति ना उसको इज्जत और ना उसके बेटे को देता था। बेफालतू में कभी भी मार दिया करता था। एक दिन और सब कुछ तो सही था, पर खाने के टाइम खाने में कुछ एक थोड़ा सा नमक कम होने के कारण उसके पति ने माया को घसीट के मारने लगा। और माया रो रही थी, मना कर रही थी कि क्या हुआ, मेरी गलती है, माफ कर दो। लेकिन पर उसका पति कुछ भी नहीं सुन रहा था, सिर्फ उसे मारा जा रहा था और बोल रहा था तू ऐसे नहीं समझेगी, तेरा बेटा कहाँ है। अब वो उसके रूम में जाने लगा, तब तक माया ने उसका पैर पकड़ लिया और बोला छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको। माया अपने बेटे के पास तुरंत गई दौड़ के और उसको लेके घर के बाहर भागने लगी। रास्ते में भागी रही थी, तभी पीछे से किसी ने उस पे एक रॉड से हमला कर दिया और माया वहीं नीचे गिर गई। माया तड़प रही थी, पर कोई उसे बचाने वाला नहीं है। वो रोड पूरा सुनसान था। माया का बच्चा आगे ही वहां पे फेंका पड़ा है, वो भी रो रहा है और माया अपने दर्द से तड़प रही है, पर वो अपने बच्चे के पास नहीं जा सकती। तभी माया ने देखा कि उसी का पति पीछे से रॉड मारा है और उसके पति ने एक बार और माया के सर पे रॉड मारा और माया मर गई। माया ने सोचा कि मैं तो मर ही गई, पर यह बात नहीं पता चला अभी तक कि उसके बेटे का क्या हुआ, क्योंकि माया के पति के पास भी उसका बेटा नहीं था। तो उसका बेटा गया कहां? तब तक ये कहानी मैं बताता हूं। ये कहानी मेरे साथ घटी है। मैं अपने गांव से शहर के लिए जा रहा था, क्योंकि अब मुझे काम की आवश्यकता है, इसलिए मैं शहर की ओर रवाना हो गया। ना मेरे पास कार और ना बाइक थी। एक टूटी फूटी साइकिल जिसे लेके मैं शहर की ओर जा रहा था।
मैंने तो सोचा था कि मैं साइकिल से ही पहुंच जाऊंगा। कुछ 5 किलोमीटर दूर ही शहर है। ये 5 किलोमीटर सिर्फ जंगलों से ही भरा हुआ है। मैंने तो आसान सा सोच के साइकिल लेके निकल पड़ा, पर साइकिल जाने के ही वक्त ही थोड़ी थोड़ी दूर पर उसकी चैन उतर जा रही थी। मैं बार बार उसकी चैन चढ़ाऊं और थोड़ी दूर जाऊं और फिर उतर जा रही थी। ऐसे करते करते मुझे शाम के 4 बज गए। मैंने काम ढूंढने का प्रयास पूरा किया, पर 1 घंटा में कौन सा काम हमें मिल जाएगा। और मुझे अब गांव भी पहुंचना था। ये तो मैं सिर्फ पूछने आया हूं कि मुझे काम मिलेगा कि नहीं, पर मुझे काम मिला ही नहीं। अब मुझे शाम के 8 या 8:30 बजे तक अपने घर पहुंचना है रात के। और मैं वहां से साइकिल पकड़ा और तुरंत आने लगा। मेरे मुंह पे एक ही आवाज थी कि भगवान कुछ गड़बड़ ना हो और मैं अपने घर पहुंच जाऊं। मैं पूरे रास्ते भगवान का ही नाम लेते रहा, पर 15 या 20 बार चैन उतरती जा रही थी। एक बार उतरे, फिर थोड़ी चलूं, फिर उतर जाए चैन। ऐसे करते करते मैंने आधा जंगल पूरा कर दिया। पर आधा जंगल अभी तक कंप्लीट ही हुआ था और अभी रात के 8 बज रहे थे। और अब मैं लग रहा था कि रात के 10 या 10:30 बजे तक अपने गांव पहुंचूंगा। और मैं आगे और पीछे देखा तो एक भी गाड़ी वहां पे चल नहीं रही थी। क्या हो सकता है इसका कारण कि वहां पे एक कार नहीं चल रही थी, न एक साइकिल, न एक बाइक। मेरे दिल में एक डर कि मुझे कैसे भी अपने घर पहुंचना है, क्योंकि मेरी दादी ने इस जंगल की बहुत ज़्यादा डरावनी कहानियां मुझे सुनाई है। और ये कहानी गांव वाले भी बहुत बार बता चुके हैं कि हाँ, ये हो चुका है। वो कहानी क्या थी मैं बताता हूँ। मेरी दादी बताती थी कि इस जंगल में कई बार घटना होती रहती है। एक आदमी लकड़ी काटने के लिए शाम के 6 बजे जंगल की ओर जा रहा था। गांव वालों ने बोला था, कहाँ जा रहे हो? उसने बोला, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूं। और वो कुल्हाड़ी लेके धीरे धीरे लकड़ी काटने चला गया। वो रात के 10 बजे तक जंगल से वापस नहीं आया। उसकी पत्नी रोते रोते घर से बाहर निकली और रोने लगी पूरे गांव के बीचों में। और उसके रोने की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। सब लोग अपनी गेट खोल के बाहर निकले और पूछा, क्या हुआ? उसने बताया, मेरा पति शाम को ही गया लकड़ी काटने, पर अभी तक वो आया नहीं। सब बोलने लगे, हाँ मैंने भी देखा था, पर वो अभी तक नहीं आया। सब लोग कहने लगे, चलो ढूंढ के आते हैं। पर उसमें से कुछ लोग थे, वो कहते थे, नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवरों का कमी नहीं है। और ये रात का समय, कोई भी जानवर कहीं से भी आ जाए, हम क्या कर सकते हैं। पर कोई अच्छे लोग जो उसको देखने के लिए राजी थे कि वो बेचारा गया तो गया कहाँ। सभी लोग मसाल जलाए और सब जंगल की ओर जाने लगे। पर कुछ लोग अपने घर के अंदर वापस चले गए। 8 लोग जंगल की ओर अंदर गए। पूरे जंगल में खोज किया, पर कोई नहीं मिला। उन्होंने आवाज लगाया, तब भी किसी ने आवाज नहीं दिया। तो वो गया कहाँ? तभी किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आई। सब गांव वाले पीछे पैर घुमा के वापस अपने गांव की ओर चले गए, क्योंकि इस रात में कोई भी रहे, डर तो सभी को लगता है। उन्होंने सब ने बताया कि अब हम सुबह को ढूंढेंगे, रात को मिलना नामुमकिन है। अब सुबह का इंतजार 1 मिनट 1 घंटे का जैसा लग रहा था। 4 जैसे बज गया और सूरज की पहली किरण धीरे धीरे दिखने लगी। गांव वाले फिर जंगल की ओर जाने लगे। पूरे जंगल में ढूंढने के बाद भी अभी भी नहीं मिला।
तभी जब आने के वक्त जब सब आ रहे थे, तभी पीछे वाले आदमी के सर पे कुछ टिपकने की आवाज आई। उसने अपने सर को पोंछा और अपना हाथ जैसे नीचे किया तो देखा कि खून है। तो ये खून किसका है? उसने अपनी मुंडी ऊपर की तो उसका ही दोस्त जो लकड़ी काटने गया है वो उस पेड़ पर मरा पड़ा हुआ था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, पर उसने इशारा किया। सब पूरे गांव वाले उसके पीछे मुड़े और बोले, क्या हुआ? उसने धीरे से आवाज में बोला कि ऊपर देखो। सब ऊपर देखे तो सबकी नजर फटी की फटी रह गई, क्योंकि बेचारा वो मर चुका था। पर इसको मारा किसने? और जिसने मारा तो उसको पेड़ पे क्यों लटका दिया? ये दो कारण हो सकता है कि कोई दुश्मन हो उसने मारा हो, या फिर कोई जानवर। यही बात चल ही रही थी। उसी दिन एक और आदमी की मौत की खबर आती है। अब पूरे गांव में खौफ फैल चुका है कि जो भी जंगल जाता है वो फिर वापस नहीं आता। उस दिन से सभी लोग, स्त्री या रहे या पुरुष, सब जंगल मिल के जाने लगे। 3 लोग या 4 लोग मिल के जाते थे। यही कहानी मेरी नानी सुनाती थी कि जो भी जंगल में अकेला रहता है उसको मरना पड़ता है। यही चीज मैं अपने जंगल में जब आ रहा था तो यही चीज सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए मैं अपनी साइकिल की चैन तुरंत चढ़ाने लगा और बार बार साइकिल से अपने घर की ओर आने लगा। आधा रास्ता अभी भी बाकी था और मैं साइकिल पूरे दम से चला रहा था कि चैन भी ना उतरे और मैं अपने घर पहुंच जाऊं। पर चैन बार बार मुझे धोखा दे रहा था, क्योंकि वही 2 या 3 मिनट पर बार बार चैन उतर जा रही थी। मैं बार बार चढ़ाऊं पर बार बार उतर जा रही थी। ऐसे करते करते मैं अपने घर तो पहुंच जाता हूं, पर जो मेरे साथ जंगल में बीता वो मैं किसी को नहीं बताता हूं। जब मैं आ रहा था जंगल से, तभी पीछे से किसी के चीखने की आवाज आती है। मैं मुड़ता हूं तो देखता हूं कोई नहीं होता। फिर मैं थोड़ा आगे जाता हूं तो देखता हूं फिर से किसी के चीखने की आवाज आती है। मैं फिर से पीछे मुड़ता हूं पर कोई नहीं होता। अब एक बार और पीछे मुड़ता हूं तो देखता हूं कि एक सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई एक औरत वहां पे खड़ी थी। कौन थी वो? इतना तो पता था, बचपन से सुनते आ रहा था कि भूत, डायन या चुड़ैल सफेद रंग की साड़ी में ही खड़ी रहती है। इसलिए मैं डर के घर वापस आ गया था तुरंत। ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई, पर मुझे काम का बहुत जरूरत था, क्योंकि घर का गुजारा उतने पैसे से चल नहीं पा रहा था। इसलिए मुझे शहर जाना ही था। पर इस बार मैं सुबह के 6 बजे ही निकल जाता हूँ। 8 बजे तक शहर पहुंच जाऊंगा और शाम के 3 या 4 बजे वहां से निकल जाऊंगा। मैं अपने घर से निकल पड़ता हूँ 6 बजे और ऐसा ही होता है। 8 बजे मैं पहुंच गया वहां पे, क्योंकि साइकिल की चैन इस बार खराब नहीं हो रही थी, मैंने बना लिया था। मैंने पूरे शहर में चप्पा चप्पा ढूंढा कि मुझे काम मिल जाए, पर कहीं काम नहीं मिल रहा था। कहीं भी काम नहीं मिला मुझे। अब मैं निराश होके आने लगा। जंगल में एंट्री करने ही वाला था, तभी एक बूढ़े चाचा मिले मुझे और बोला, कहाँ जा रहे हो बेटे? क्या मुझे छोड़ सकते हो थोड़े आगे? मैंने बोला, ठीक है चाचा, बैठ जाओ। चाचा पीछे साइकिल पर बैठ गए और हम धीरे धीरे बात करते करते आने लगे। वो पूछ रहे थे मुझसे कि क्यों गए थे शहर, कोई काम था क्या? मैंने बताया, चाचा मेरे घर की स्थिति बहुत खराब है, मुझे काम चाहिए, मैं काम ढूंढने के लिए गया था। तो चाचा ने पूछा, काम मिला? मैंने बोला, नहीं, अभी तो काम नहीं मिला है, पर मैं 1-2 और जगह जाऊंगा, हो सकता है काम मिल जाए। चाचा कहते हैं, मैं अपने कंपनी में तुम्हें काम दे सकता हूँ। मैं बोलता हूँ,
चाचा ऐसा हो जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाए, मैं आपका आभारी रहूंगा। तो अब मुझे चाचा पे कुछ थोड़ा विश्वास हो रहा है कि हाँ, हो सकता है उनकी कंपनी हो। पर मुझे एक और शंका थी कि वो अपनी एक ना कार ना बाइक है, तो उनकी कौन सी कंपनी होगी। तो ये मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं है। चाचा बताते हैं कि इस रास्ते से तुम कार या बाइक लेके जाओगे तो तुम्हें मरना निश्चय है। मैंने बोला ऐसा क्यों? तो चाचा तो बूढ़े थे, तो वो बताते हैं कि कई साल पहले एक कार में दो दोस्त थे। वो अपने कार से हंसी मजाक करते करते जंगलों से गांव की ओर जा रहे थे। जाते जाते उसकी कार की टायर पंचर हो गई। एक दोस्त नीचे उतरा, उसने दूसरे दोस्त को बचाया, भाई कार की टायर पंचर हो चुकी है, हमें नए टायर लगाना पड़ेगा। अब दोनों दोस्त नीचे उतरे और टायर लगाने लगे। तभी जंगलों के अंदर से दर्द भरा चीख का आवाज आया। दोनों दोस्त पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। ये चीख किसकी थी वो तो उनको भी पता नहीं था। एक दोस्त ने बताया, भाई हो सकता है कि कोई लड़की दिक्कत प्रॉब्लम में है। तो दूसरा दोस्त कहता है, नहीं भाई, ये जंगल है, हमें यहाँ से कैसे भी निकलना पड़ेगा, जंगल में कोई भी रिस्क नहीं लेना हमें। ये बात सुन के दोनों दोस्त अपनी कार को स्टार्ट करने लगते हैं, पर स्टार्ट भी नहीं होता। वो इंजन को चेक करने लगते हैं, पर इंजन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो फिर गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, यही सोच रहे थे। और ये रात उन्हें डराती जा रही थी। एक इस जंगल में किसी की चीख और यहाँ एक पंछी और ना कोई जानवर दिख रहा है। अभी तक कोई भी मुझे पंछी भी यहाँ पे मंडराते नहीं दिखा। क्या है ये जंगल? यहाँ एक दर्द भरा चीख और इसके सिवा कुछ भी नहीं। फिर से गाड़ी स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। कुछ थोड़ी दूर जाने के समय ही तुरंत गाड़ी फिर से बंद पड़ जाती है। फिर से इंजन वहां पे चेक करने लगते हैं और देखा कि गाड़ी पूरी गर्म हो चुकी है। तभी उसमें से एक दोस्त कहता है, भाई गाड़ी तो गर्म हो गई, अब हमें पानी डालना पड़ेगा। पर गाड़ी में पानी होता ही नहीं है। तो वो दूसरा दोस्त कहता है, भाई पानी नहीं है, यहाँ पानी मिलेगा भी कहाँ। तभी कहता, हो जंगल है भाई तो नदी तो जरूर होगी, पानी लेके आता हूं मैं और तू गाड़ी का ध्यान रखियो। दूसरा दोस्त उसे समझाते, नहीं भाई कहाँ जाएगा इतनी अंधेरे रात में, हम गाड़ी में ही रह जाते हैं, सुबह होगा उसके बाद हम पानी लाएंगे या किसी से हेल्प मांगेंगे। अभी ना ये रास्ते से कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, और इतनी अंधेरी रात में हमें जंगल में जाने सही बात नहीं है। पर दूसरा दोस्त बोलता है, नहीं भाई हम अभी पानी भर लेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी तो हमें घर जाने में आसानी होगी। अब दूसरा दोस्त कोई भी जिद नहीं करता और बोलता है, ठीक है जाओ। अब वो चला गया, पर आधा घंटा हो चुका है, वो अभी तक आया नहीं है। क्यों नहीं आया वो? यही बार बार वो देख रहा था कि क्या आ रहा है, पर वो अभी तक आया नहीं है। वो अब जंगल में उसका दूसरा दोस्त आवाज लगाने लगता है, भाई आजा, हेलो। पर कोई भी उधर से आवाज नहीं दे रहा था। वो फिर से बोलता है, भाई आ जाओ यार, कहाँ पे हो? पूरे जंगल में उसके चीखने की आवाज आ रही थी, पर उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। गया तो गया कहाँ वो? मैंने पूछा, अंकल ये आपको कैसे पता ये बात? तो चाचा बताते हैं, मैं इतना बूढ़ा हो गया बेटा, तो मुझे पता नहीं होगी। तब सुबह हुआ था तो मैंने ही उस लड़के को बताया कि इस जंगल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुम लोग को अपने गाड़ी में ही रहना चाहिए था, तुम्हारा एक दोस्त अब कभी भी नहीं मिलेगा। मैंने बोला, आपने ऐसे क्यों बोला तो उसको? तो चाचा बताते हैं, इस जंगल में जो भी लापता हुआ है वो अभी तक कभी नहीं मिला, इसलिए इसके बाद मैंने कोई भी सवाल नहीं पूछा उनसे।
मैंने उसे जंगलों के बीचों बीच ही उतार दिया। उन्होंने बोला, अब मेरा घर यहीं है, मुझे जाने दो। मैंने बोला, आप कहाँ यहाँ उतर रहे हो? पर उन्होंने बोला, नहीं, मेरा घर जंगलों में ही है। मैंने उनसे सवाल नहीं पूछा और वहां पे उतार दिया और मैं अपने घर के लिए वहां से आगे बढ़ गया। मैं कुछ दूर तो गया ही था, तभी मैंने पीछे मुड़ा था तो वहां पे चाचा नहीं थे। ये भी हो सकता है कि चाचा जंगलों के अंदर अपना घर चले गए हों, या ये भी हो सकता है कि वो चाचा था ही नहीं। कौन था वो, आप कमेंट करना। और हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आगे कहानी फिर बढ़ते हैं। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा, नौकरी मिली। मैं निराश होकर फिर से बताता हूँ, मम्मी, नौकरी तो मुझे वहां नहीं मिली, पर रास्ते में एक चाचा मिले थे। वो बताते हैं कि मेरे पास कुछ नौकरियां हैं, मैं तुमको दे सकता हूँ। मम्मी बोलती, कौन था ये जो तुम्हें जंगलों में मिला और जंगल में ही तुमने इसे उतार दिया? मम्मी फिर बताती है, किसी से भी बीच रास्ते में या कहीं मिला मत करो। एक बार ऐसे ही एक लड़के को काम के लिए भटक रहा था वो, उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी, पर एक आदमी उसे बताता है कि मेरे पास जॉब है, और वो लड़का उस जॉब को लेने के लिए उसके घर जाता है कि हाँ, मुझे जॉब मिल जाए। जब वो उसके घर पहुंचता है तब फिर वो उसके घर से वो निकलता ही नहीं है। पूरे गांव वाले ढूंढते हैं उसे, पर वो लड़का था ही नहीं। तो वो गया तो गया कहाँ? किसी भी आदमी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया है, किसके घर गया है। तो कैसे हम ढूंढे उसे? बाद में पता लगा था कि वो लड़का मरा पड़ा था, नदी के अंदर उसकी लाश तैर रही थी। ये बात मैं सुनता हूँ और बोलता हूँ, ओके मम्मी, मैं नौकरी शहर में ही ढूंढूंगा, मैं उनके पास काम नहीं करूँगा, आप चिंता मत करो। मम्मी बोलती है, ठीक है। मैं अपने हाथ पैर को धोता हूँ और खाना खाने के लिए चला जाता हूँ। खाना खाता हूँ और अपने बिस्तर पे जाके बैठ के सोच ही रहा था कि मुझे कैसे अपनी नौकरी चाहिए। तभी वही चाचा मुझे नीचे दिखे। मैं तुरंत वहां दौड़ा और ध्यान से देखा तो सच में वही चाचा थे और मेरी खिड़की की ओर घूरे जा रहे थे। मैंने हाथ से हिला के इशारा किया, क्या हुआ चाचा, क्या हुआ? पर वो कुछ नहीं बोल रहे थे। मैंने फिर हाथ हिला के इशारा किया, क्या हुआ? पर वो अभी भी नहीं बोल रहे थे। मैं समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अब उल्टा घूम के जंगलों के अंदर जाने लगे। जाते जाते वो अब मेरी नजरों से वहां पे गायब हो चुके हैं। अब मैं फिर अपने बिस्तर में गया और सोचने लगा कि ये मेरे पीछे पीछे क्या मेरे घर तक भी आ गए? मैंने इन्हें कभी पहले नहीं देखा था और आज मिले ही, और आज मैंने अपना घर भी नहीं बताया, तो ये आए तो आए कैसे? तभी एक दर्द भरी चीख फिर से जंगलों की ओर से मेरे कानों में आने लगी। मैं अपनी खिड़की की ओर फिर से चिपक गया और देखने लगा कि ये चीख किसकी है, पर कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये चीख किसकी है। मैं अपनी मम्मी के रूम में गया और बताया कि एक लड़की के रोने और चीखने की आवाज आ रही है जंगलों से। मम्मी बोलती, हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं, कभी भी आ जाती है उसकी चीख। तो मैं पूछता, कौन है मम्मी ये जो रोती है, हंसती है, पागलों जैसा करती है? मम्मी मुझे सब बात बताती है कि एक लड़की थी, जबरदस्ती से शादी करने के बाद उसके पति ने उसको मार दिया। उसका एक लड़का था। मम्मी तो यही बताती है कि ये लड़के के बारे में किसी को भी पता नहीं कि वो कहाँ गया, पर वो आदमी ने अपनी पत्नी को मार के उस जमीन में गाड़ दिया और अपने बेटे को किसी को बेच दिया कि खुद रख दिया कि वो पता नहीं कहाँ पे है, पर वो अभी तक मिला नहीं। तो क्या हो सकता है, वो लड़के गया तो गया कहाँ? मैं इतना सोच ही रहा था। मम्मी बोलती है, जाओ सो जाओ। मैं अपने रूम में गया
और सो गया। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे सुबह को काम भी तो ढूंढने के लिए जाना था, इसलिए मैं नींद से सो जाता हूँ और सुबह को उठता हूँ और मेरी नींद खुलती है तो जो मैं देखता हूँ वो देख के मेरी आँख फटी की फटी रहती है और मैं वहाँ से उठ के भागने लगता हूँ। तो वो कौन सा जगह था? वो जगह जंगलों के बीच में मैंने जहाँ उस चाचा को छोड़ा था, वो वही जगह था। मैं चारों तरफ मुंडी को देख घुमाता हूँ और देखता हूँ हाँ ये तो पूरा जंगल ही है। अब मैं जंगल की ओर से सीधे अपने घर की ओर भागने लगता हूँ और भागते भागते मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ और गेट खोलने कहता हूँ अपनी मम्मी से। मम्मी गेट खोलती है और बोलती है, कहाँ पे गए थे? रात को बिना बताए भाग जाते हो। मैं कैसे बताऊँ मम्मी को कि मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पे कैसे पहुँच गया। ये बात मैंने अपने दिल में ही अभी दबा के रख दी, पर अब मुझे डर लगने लगा था। अब मुझे काम ढूंढने में भी डर लग रहा था कि मैं शहर की ओर कैसे जाऊं। पर मुझे अपने घर की स्थिति जैसे खराब दिख रही थी, अब मुझे ही सुधारनी थी उसे, इसलिए मैं डर डर के शहर की ओर जाने लगता हूँ। ऐसे कुछ 2 दिन चलते रहते हैं और एक दिन लास्ट में मुझे काम मिल जाता है। अब मैं काम करने के लिए शहर से गांव और गांव से शहर जाता हूँ और इसी बीच में वही चाचा मुझसे 2 दिन से लिफ्ट मांग रहे हैं। ले भी मैं ही जाता हूँ और वहां से लाता भी मैं हूँ। कैसे बताऊं मैं कि मैं आपको नहीं ले जाना चाहता? ये तो गलत हो जाएगा। बोलेंगे बूढ़ों का तुम हेल्प नहीं कर सकते, इसलिए मैं उनसे कुछ कहता नहीं हूँ और ले भी जाता हूँ और लाता भी वहां से मैं ही हूँ। पर वो जाते क्यों है ये बात मुझे भी नहीं पता। ऐसे करते करते कुल 15 दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन आता है जिस दिन डरावनी रात थी। चाचा कहते हैं कि तुम रोज इतनी जल्दी क्यों चले जाते हो, आराम से चलो। मैं बोलता हूँ नहीं चाचा, मुझे घर समय से पहुंचना है, मुझे जाना है जल्दी। अब वो मजाक करते करते एक जगह बैठने बोलते हैं। मैं उनकी बात को टाल नहीं सकता। अब मैं बैठ के हम लोग बात करने लगते हैं। अब शाम होते जा रहा है, मुझे वहां से भाग के अपने घर पहुंचना है। मैं उठूं तो उठूं कैसे, वो उठने के लिए राजी ही नहीं है। मैं बोलता हूँ चलो चाचा ज़्यादा रात हो चुकी है। अब वो उठते हैं और साइकिल पर बैठते हैं। वो उठते हैं और साइकिल पर बैठते हैं और हम जाने लगते हैं। उनके घर के पास पहुंच के मैं रुक जाता हूँ। उनका घर तो कभी देखा नहीं था, वो जंगलों से उतर के पता नहीं कहाँ जाते हैं। मैं बोलता हूँ चाचा जहाँ उतरते हो आ चुका है, उतर जाओ यार। मैंने फिर भी चाचा उतर नहीं रहे थे। मैंने फिर से बोला उतरो चाचा, मुझे घर जाना है। फिर भी चाचा नहीं उतर रहे थे। मैंने जैसे पीछे देखा तो वहां पे एक सफेद रंग की साड़ी पहन के एक औरत बैठी हुई थी। उसके आंख जैसे वो कई साल से रोई हुई है। उसका बदन जैसे किसी ने उसे मारा है। उसका सर जैसे किसी ने उसका सर फाड़ दिया हो और वो रो रही थी। मैं साइकिल से नीचे गिर जाता हूँ और बोलता हूँ कौन 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 कौन, और ये बोल के मैं भागने लगता हूँ। मैं जंगल में कहीं भी भाग रहा था, कभी पेड़ से मैं टकरा रहा था, कभी पत्थरों से मैं गिर रहा था। उठ उठ के मैं भाग रहा था बार बार। पर वो लड़की वहां बैठ के फिर रास्ते पे ही रो रही थी। मैं उसको देख देख के पीछे बार बार मुड़ मुड़ के आगे भाग रहा था और भागते भागते मैं लास्ट में थक जाता हूँ और एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाता हूँ। मैं रोने लगता हूँ पूरा, और जब मैं मुंडी ऊपर उठा के देखता हूँ तो वो लड़की पेड़ के ऊपर बैठी हुई होती है। मैं फिर से उठता हूँ और भागने लगता हूँ। तब तक वो लड़की मेरे आगे खड़ी होती है। मैं उससे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने आपका क्या किया जो आप मुझे मारने पे लगे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, मुझे छोड़ दो। वो लड़की मेरे नजदीक आती जा रही है और वो रो रही थी। वो इतना ही बोलती है, मेरा बेटा कहाँ है? मैं बोलता हूँ कौन सा बेटा, मुझे नहीं पता।
वो बोलती है मेरे बेटे को ढूंढ दो, प्लीज मेरे बेटे को ढूंढ दो। और वो इतना ही बोल बोल के रो रही थी। मैंने बोला हुआ है क्या? उसने बताया कि मुझे तो मेरे पति ने मार दिया, पर मुझे ये नहीं पता कि मेरे बेटे को क्या किया उसने। मार दिया कि वो अपने साथ तो रखता नहीं है। मैं उसके घर भी गई थी, पर मैंने देखा कि उसके साथ नहीं था। मैं तो उसे मार दूंगी, पर पहले मेरे बेटे को दे ढूंढ दो। वो इतना ही बात बोल बोल के रो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। लास्ट में मैं ये बात कहता हूँ, ठीक है मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ दूंगा, पर मैं कैसे ढूंढूं? मुझे तो कुछ पता नहीं है। तुम तो भूत हो, एक आत्मा हो, तुम तो अपने बेटे को खुद ढूंढ सकती हो, तो क्यों नहीं ढूंढती? तो वो बताती है मैं तो ढूंढ लेती, पर जहाँ मेरे पति के दूसरा घर है वहाँ पे उसने एक बाबा जी को बुला करके उसने पूरे घर में पूरे भगवान से कब्जा कर लिया है। उस घर में मैं अंदर नहीं जा सकती, मैं जाऊंगी तो जल जाऊंगी। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि तुम मेरे बेटे को उस घर में ढूंढ दो। मैंने हर जगह पे ढूंढ लिया है, सिर्फ वहाँ पे ढूंढना है। मेरा बेटा वहाँ पे हो तो सिर्फ तुम मुझे बता दो। और इतना कह कह के वो बार बार रोने लगी। मैं बोलता हूँ ठीक है। वो इतना कह के जैसे मैं ठीक है कहता हूँ और वो गायब हो जाती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका घर कहाँ है। मैं कहाँ ढूंढूं इतने बड़े दुनिया में। तब तक मैंने देखा कि जहाँ से वो आत्मा गायब हुई वहाँ पे किसी का नाम लिखाने लगा। वो किसका नाम था? थोड़ा देर इंतजार के बाद वहाँ पे जिस आदमी का नाम आया है उस आदमी का नाम था अभिषेक। वहाँ पे अभिषेक लिख कर आ गया, पर उस आदमी के नाम से थोड़ी ना मैं किसी के घर में ढूंढ सकता हूँ कि वो आदमी कहाँ पे है। पर मैं उस नाम के हर आदमी को पूछने लगता हूँ, हर गांव में जा जाके। पहले मैं अपने गांव में सबको पूछता हूँ किसी का नाम अभिषेक है, पर मेरे गांव में ऐसा नाम का सिर्फ 2 बच्चे थे, उसके सिवा किसी का भी नाम अभिषेक नहीं है। मेरे गांव में तो नहीं, पर मैं अब कहाँ पे जाऊँ। अब मेरे दिमाग में एक उपाय आया है कि मैं अब दूसरे गांव में पता करने जा रहा हूँ कि ये नाम का कोई जवान आदमी जिसकी बेबी मरी हो। मैं एक दूसरे गांव गया जो मेरे गांव से कुल 1 किलोमीटर की दूरी पे था। मैंने उनसे पूछा कि अभिषेक नाम का कोई व्यक्ति है, पर कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। सब अपने अपने काम से मतलब रखते थे। सब बोलते थे नहीं यहाँ पे नहीं है, नहीं है। हर घर के बाहर मैं धीरे ठकठकाया गेट और पूछा सबको कि अभिषेक नाम का कोई व्यक्ति है इस गांव में। सब ने बोला हाँ। लास्ट में वहाँ पे 3 लोग आए, 3 अभिषेक नाम के लोग थे, पर तीनों में से किसी का भी विवाह नहीं हुआ था। मतलब शादी अभी तक हुआ नहीं था तीनों में से किसी का। मतलब उस गांव में भी उस लड़की का मौत नहीं हुआ है। तो हुआ कहाँ पे? अब लास्ट एक गांव बचा है। मैंने टोटल 8 गांव ढूंढ लिया, पर लास्ट एक गांव अभी भी बच गया है। अब पूरे रात हो चुकी है, अब मुझे घर जाना चाहिए। इसलिए मैं घर के लिए निकल पड़ता हूँ। पर मैं सोचता हूँ कि उस माँ का क्या जो अपने बेटे को बचाने के लिए मर गई, और वो आत्मा बन करके अभी भी ढूंढ रही है अपने बेटे को, उसका प्यार का। और मेरे आंख में यही बात सोच के आंसू आ गए। मैंने अपनी साइकिल को वापस घुमाया और चला गया ढूंढने उस लास्ट गांव जिसका नाम मोहित नगर था। आपको ये गांव सुन के अलग लगेगा, पर गांव का नाम मोहित नगर है। मैं जब उस गांव में पहुंचा तो पूरा अंधेरा हो चुका था। सब गांव वाले अपने अपने घर जा चुके थे, और गांव में किसी के घर रात को ठकठकाना सही बात नहीं है। और मैं अपने घर भी अभी जा नहीं पाऊंगा। अब सुबह रात के 12-2 बज ही जाएंगे।
उससे अच्छा मैं इसी गांव में एक रात बिता लूं। मैं उस गांव के एक छोटे से मंदिर में जाके एक कोने में जाके बैठ गया और वहीं पे मेरी नींद लग गई। जब सुबह हुआ तो गांव वाले बोल रहे थे, कौन हो भाई, कौन हो, मंदिर में सो रहे हो? मैं उठा और बताया कि मैंने सब बात बताई कि मैं दूर से आया हूँ, मुझे एक अभिषेक नाम के व्यक्ति को ढूंढना है। तो गांव वाले हंसने लगते और बोलते हैं, भाई इस दुनिया में क्या एक ही नाम का, अभिषेक नाम का एक ही व्यक्ति है? हजारों व्यक्ति हैं, हमारे गांव में ही 4-5 हैं। मैंने बोला तब भी मुझे बता सकते हैं कि इस गांव में कौन सा कितना अभिषेक है? वो बोलते हैं हाँ। वो सब टोटल गिनते हैं और बताते इस गांव में टोटल 4 अभिषेक हैं, जिसमें से 2 की शादी नहीं हुई है, एक पूरा छोटा बच्चा है और एक की शादी हो चुकी है। मैं बोलता हूँ जिसकी शादी हो चुकी है उसकी कोई बीवी भी है? वो बोलते हैं हाँ, कुछ साल पहले उनकी शादी हुई थी, उसकी बीवी है। अब मैं कैसे मानूं कि वो डबल शादी किया होगा या उसकी बीवी मतलब वो अभिषेक ही नहीं है? मैं बोलता हूँ क्या उसकी पत्नी पहले मरी थी? तो गांव वाले बोलते हैं ऐसा क्या बात कर रहे हो तुम पागलों जैसा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं निराश होकर जाने लगता हूँ। तभी पीछे से एक दादी जी बोलती है, सुनो यहाँ पे। मैं बोलता हूँ क्या हुआ दादी? वो बताती है हाँ एक अभिषेक है, उसकी 8 साल पहले शादी हुई थी, सब कुछ सही था, पर उसने अपनी बीवी को मार दिया था। मैंने बोला हाँ दादी, मुझे वही अभिषेक की ज़रूरत है, मैं उसी को ढूंढने के लिए इतने दूर आया हूँ। प्लीज़ दादी मुझे बता दो कि वो अभिषेक कहाँ पे है। दादी ने बोला ये गांव वाले तो नहीं बताएंगे, क्योंकि सभी को पैसे मिले मुंह बंद रखने के लिए, पर मैं बताती हूँ। वो अभिषेक इस गांव से अभी बाहर रहता है। तो मैंने बोला तो दादी उसका तो एक बच्चा भी था ना? तो दादी बोलती हाँ बच्चा तो था, लेकिन ये हमें भी नहीं पता कि वो बच्चा है कि नहीं है। अब मुझे उस अभिषेक को शहर से लाना पड़ेगा या मुझे शहर ही जाना पड़ेगा? दादी को बताता हूँ सब बात कि दादी मेरे साथ ये सब हुआ है। दादी की आंखों में आंसू आ गया और दादी ने बोला हाँ मैं अब तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने बोला दादी हम कर भी क्या सकते हैं? तो बताती है हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके गांव में जमीन है, वो जमीन के लिए तो जरूरी आएगा, उसे सिर्फ हमें एक नाटक करना है और वो शहर से गांव जरूर आएगा। हम वो नाटक के लिए राजी हो जाते हैं। मैं उसकी जमीन पे कब्जा करने का एक नाटक करता हूँ और ये बात सुन के वो शहर से सिर्फ 1 दिन के बाद ही आ जाता है। वो मेरे पास सीधे आता और बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हो, अब सरकारी आदमी हो क्या, और ये ज़मीन मेरी है अपनी। यही बात की बहस होती है। मैं तो जानता हूँ कि मुझे सिर्फ पता करना है उसका बेटा कि कहाँ है कि नहीं। उसके हाथ में कोई भी बेटा या कोई भी बच्चा नहीं था। मैंने बोला ठीक है भाई मैं छोड़ दूंगा तेरी जमीन, टेंशन मत ले। वो चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो तुरंत मान गया। मैं बोलता हूँ चल छोड़, मैं किसी और की जमीन ले लूंगा, टेंशन मत ले, मैं सरकार को समझा लूंगा। अब हम लोग बात करने लगते हैं और बात करते करते हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मैं बोलता हूँ उसको कि भाई तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या? वो बोलता है नहीं भाई मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। मैं बोलता हूँ भाई शादी तो कर लेनी चाहिए ना, मेरी तो हो चुकी है, तू भी कर लेनी चाहिए तुझे भी। वो बोलता है मैं अपने बिजनेस के कामों से मुझे फुर्सत नहीं, मैं शादी कब करूँ? इसी बात चल ही रहा था, तब तक पीछे से दादी आती है और बोलती है बेटा तुम कब आए उसको, अभिषेक को? तो बोलता है नमस्ते दादी मैं आज ही आया हूँ। तो बोलती है कि तो बेटे को नहीं लाए। तब तक मैं अभिषेक की ओर घूमता और बोलता अभिषेक तुमने तो बोला तुम्हारी शादी नहीं हुई। वो बोलता है हाँ भाई हुई थी मेरी शादी, मैंने तुमसे झूठ बोला, मेरी एक बीवी भी थी।
पर वो पागल थी, उसने खुदकुशी कर ली थी। तो मैंने बोला तुम्हारा बेटा? तो वो बोल रहा था मेरा बेटा शहर में रहता है, अकेले मैं आया हूं। पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उसको एक जमीन की लालच दी कि भाई तुम अपने बेटे के नाम से जमीन करोगे तो सरकार तुम्हें 1 लाख रुपए ज्यादा देगी उस जमीन के। तो उसने बोला नहीं भाई, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई भी जरूरत नहीं है पैसे की, हमारे पास बहुत पैसे हैं। मैं सोच रहा था 1 लाख रुपए के लिए तो कोई भी ऐसा कर सकता है, जमीन तो नाम ही तो करने है अपने बेटे की, तो वो क्यों नहीं कर रहा? मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अब शहर जा चुका है, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे उसका पीछा कर रहा हूँ कि वो है तो है कहाँ और उसका बेटा कहाँ है। मैं उसके घर के नीचे ही खड़ा हूँ और वो अपने घर के ऊपर जा चुका है। और मैंने देखा कि पूरे उसके घर के आजू बाजू उसके नौकर और 2-3 बॉडीगार्ड थे। मैं समझ गया कि वो गांव से जाके शहर में अब अमीर बन चुका है। इसलिए मैं उसके बॉडीगार्ड से दोस्ती के नाते बोल के कि मैं उसका दोस्त हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तब भी वो उससे पूछता है बॉडीगार्ड, और वो बोलता है ठीक है उसे आने दो। मैं जाता हूँ तो वो मुझे पूछता है संदीप, हाँ भाई यहाँ पे कैसे? मैं आज ही आया, तू भी आ गया। मैं सीधे सीधे उसको बता देता हूँ भाई मुझे तेरा बेटा देखना है, तू एक बार दिखा उसे। और वो गुस्से से खड़ा हो जाता है। वो बोलता है इसको निकाल दो, यहाँ से फेंक दो उठा के। मैं बोलता हूँ हिलूंगा नहीं यहाँ से जब तक तू अपना बेटा नहीं दिखाएगा। और वहाँ पे वो लोग मुझे मारने लगते हैं और मार के मुझे बाहर जख्मी करके फेंक देते हैं। मैं उठता हूँ और लंगड़ाते लंगड़ाते गांव की ओर चला जाता हूँ। गांव में सभी बोलते क्या हुआ तुझे? मैं किसी को कुछ नहीं बताता, बोलता हूँ एक्सीडेंट हुआ था। अब मुझे पता लग गया कि उस माया का बेटा अब नहीं है, पर मुझे फिक्स भी नहीं था। इसलिए मैं एक बार और उसके घर के आजू बाजू मंडराते रहता हूँ कि कभी ना तो कभी वो अपने बच्चे को बाहर तो निकालेगा। पर वो अभी भी नहीं निकाल रहा था। मैं कुल 5 दिन उसके घर के आजू बाजू भटकता हूँ, पर अभी वह नहीं निकला। वो सिर्फ अपने ऑफिस जाता था और आता था और अपने काम से ही काम रखता था, पर उसका बच्चा अभी तक मैंने नहीं देखा। गया तो गया कहाँ, इतना मैं समझ गया, अब वो नहीं रहा। पर मैं उसकी बीवी को बताऊंगा, माया को, तो वो हो सकती है मुझे भी ना छोड़े, क्योंकि वो इतना गुस्सा होगी। पर माया को ये बात तो बताना ही पड़ेगा। अब मैं 3 बार आवाज करता हूँ माया माया माया। माया वहां पे आ जाती है और बोलती है कुछ पता लगा? पर उसके आंख में देख के मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसे बता पाऊं कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारा बेटा नहीं है। पर वो मेरे चेहरे से ही पता कर लिया कि उसका बेटा अब नहीं है। वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, जोर जोर से पूरी आवाज उसके उस जंगल में गूंज रही थी। मैं कर भी क्या सकता था। और वो वहां से गायब हो गई। वो जैसे वहां से गायब हुई और मुझे डर लगने लगा। पूरे जंगल में पत्ते हिलने लगे। एक डरावनी सी चीख पूरे जंगल में गूंजने लगी। मैंने अपना साइकिल पकड़ा और सीधे अपने घर के अंदर आके बैठ गया। मैं कम्बल के अंदर घुस गया। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तब तक मेरे रूम से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने कंबल हटा के देखा तो माया एक कोने में बैठी हुई थी और मेरे तरफ घूर रही थी। मैंने बोला मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है इसमें? उसने बोला मैं कुछ नहीं, अब उसे मरना पड़ेगा। उसने मुझे भी मार दिया और मेरे बच्चे को भी। अब उसे मरना पड़ेगा।
वो एक ही चीज़ दोहराती जा रही थी। मैं करूँगी तो करूँ क्या? मैं उससे बोल रहा हूँ मुझे कुछ मत करना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। वो पूरे रूम में रोती जा रही है, चिल्लाती जा रही है, कभी इस कोने कभी उस कोने, गायब होती जा रही है। वो बोल रही जा रही हूँ मैं मारने, और वो चली गई अपने पति को मारने। उसका पति जब संदीप अपने घर से बाहर निकला ऑफिस जाने के लिए, तभी माया ने ड्राइवर के अंदर घुस के अपने आत्मा को उसके शरीर से काबू करवा लिया और वही गाड़ी चलाने लगी। संदीप गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था, पर गाड़ी इस बार अच्छी से नहीं चल रही थी। संदीप आवाज लगाता है ड्राइवर को, ड्राइवर अच्छे से चलाओ, ड्राइवर अच्छे से चलाओ। संदीप 3-4 बार बोला, पर तब भी ड्राइवर गाड़ी अलग जैसे चला रहा था। संदीप गुस्से से बोलता है रोको गाड़ी, पर गाड़ी वो रोक भी नहीं रहा था। संदीप ने उसका कॉलर पकड़ा और पीछे की ओर खींचा तो ड्राइवर का मुंह जला पड़ा हुआ था, सिर से खून निकल रहा था, और उसकी आवाज 2 लोगों में बदल गई और वो बोल रही थी, मेरा बेटा कहाँ है? तुमने उसे भी मार दिया? चलो अब तुम भी मरो, हम तीनों साथ रहेंगे। इतना बोल के वो रोने लगी, कभी हंसने लगी। वो रोती जा रही थी। संदीप समझ गया कि ये मेरी बीवी की आत्मा इसके अंदर है। संदीप गाड़ी से निकलना चाह रहा था, पर डोर पूरा क्लोज था। संदीप गाड़ी से भाग भी नहीं सकता। सीधे वो गाड़ी पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर गया। पूरे गांव में खबर फैल गई कि संदीप अब इस दुनिया में नहीं रहा। मरा तो मरा कैसे, पर मुझे पता था कि ये तो माया ने मारा है। पूरे गांव में हलचल फैल चुकी है कि संदीप अब मर चुका है, पर माया के आत्मा को संतुष्टि तो मिल गई। जिसने उसके बेटे और उसको मारा है, अब उसका बदला पूरा हो गया। मैं अब अपने काम के लिए शहर फिर से जाने लगा। मैंने सोचा कि अब मैं शहर से गांव कम ही आऊँगा, वहीं पे कहीं रूम ले लूँगा। मैं शहर जा ही रहा था, तभी मैंने सोचा कि जो चाचा पहले साइकिल पर बैठते थे, उसके जगह पे वो माया आ गई। क्या वो चाचा नहीं थे, वो माया ही थी? ये बात मैं सोच ही रहा था, तभी आधा रास्ता मैंने पार कर दिया, और जहाँ मैं उस चाचा को छोड़ा करता था, वहाँ पे वो चाचा अभी भी खड़े थे। मैंने साइकिल तुरंत रोकी और बोला, चाचा आप माया हो ना? चाचा ने बोला, क्या बोल रहे हो तुम? माया? कौन माया? मतलब उन्हें माया के बारे में पता नहीं था। चाचा बोलते, मुझे नहीं पता ये कौन है माया। मैं बोलता हूँ, चाचा तुम अपने घर दिखाओ। वो बोलते, चलो। उनका घर जंगलों के बीच में एक टूटी सी झोपड़ी, जहाँ पे वो दादाजी, मतलब वो चाचा और उनकी पत्नी रहते थे। मैंने छोटी सी कुटिया देखी और उसके ही पीछे वो खेती किया करते थे। अब मैं समझ गया, वो चाचा कोई और माया कोई और है। चाचा भूत नहीं है। फिर मैंने शहर में रूम नहीं लिया। चाचा को आधा रास्ता छोड़ता था और आधे रास्ते के बाद मैं अपने घर आता था। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये मेरे साथ बीती हुई एक स्टोरी है। उस दिन से मैं हर रोज की हमारी ऐसा ही होते रहा। अब मेरे कंपनी की ओर से मुझे एक बाइक मिली है। अब मैं उससे चाचा को भी ड्रॉप कर देता हूँ और खुद भी पहुँच जाता हूँ। करते करते अब मेरे पास कार भी है। अब हम शहर में ही शिफ्ट हो रहे हैं, और एक दिन आता है जब हम शहर में शिफ्ट हो गए। अब हमें शहर से गांव कम ही आना पड़ेगा। पर जो ये माया का आत्मा का कहानी मेरे दिलों और दिमाग में है,
ये मैं कैसे मिटा सकता हूँ? ये तो कभी मैं भूल ही नहीं सकता। एक दिन मैं अपने कार से गांव आ रहा था, क्योंकि शहर में मुझे कुल 2 साल भी हो चुके थे। गांव भी तो कभी घूमने के लिए आना ही पड़ेगा, इसलिए मैं कार से गांव के लिए निकल पड़ता हूँ। जैसे मैं आधा रास्ता पहुँचता हूँ, मेरे कार की टायर पंचर हो जाती है। मैं बाहर निकल के देखता हूँ तो टायर का हवा निकल चुका था। मैं समझ गया पंचर है। मैं पंचर बनाने लगता हूँ और पीछे से टायर निकाल के आगे लगाने लगता हूँ। टायर लगा ही रहा था, तब तक पूरी जंगल में किसी के चीखने की आवाज आई। मैं फिर से गाड़ी की ओर से चारों ओर देखने लगा, पर कोई नहीं था। मैं थोड़ा नीचे उतरा और देखने लगा, ये कौन है? तब तक मुझे दूर एक चाचा का घर दिखा, वही चाचा का जिसे मैं पहले ड्रॉप करता था। मैं गया तो देखा कि उन चाचा का घर अब पूरा खंडर बन चुका है। ना अब चाचा और चाची वहां पे नहीं रहते हैं। अब वो जगह कुछ 6 महीने से ही लग रहा है कि सुनसान पड़ा होगा। तो चाचा चाची गए कहाँ? यही सोच रहा था मैं, तब तक फिर से उस जंगल से चीखने की आवाज आती है और मैं अपनी कार की ओर भागने लगता हूँ। भागते भागते मैं कार की टायर थोड़ी और कसता हूँ और सब चीज गाड़ी के अंदर रख के तुरंत गाड़ी को वहां से निकाल देता हूँ। मैं गाड़ी को बहुत ज्यादा स्पीड में चला रहा था। मैं गाड़ी को पूरा हवा की रफ्तार में भगा रहा था कि कैसे भी मुझे गांव पहुंचना है, क्योंकि इस जंगल में ऐसी डरावनी चीख की आवाज अभी भी गूंज रही है। उसको तो मुक्ति मिल ही गई थी, तो ये किसकी आवाज है? और मुझे 2 साल पहले की घटना याद आ जाती है कि वो माया की वो हॉरर स्टोरी जिसने पूरे दिल को दहला के रख दिया था, जिससे रूह मेरी अभी भी कांप जाती है। वो स्टोरी जिससे मेरे चैनल में शायर की दुनिया ब्लॉग में 1 लाख व्यूज आए थे। वो स्टोरी जिससे सब्सक्राइब इंक्रीज हुए थे। ये सोच सोच के मैं डरते रहता हूँ। तभी मेरी गाड़ी फिर से पंचर हो जाती है। मैं फिर से गाड़ी से नीचे उतरता हूँ, फिर से पंचर, पर मेरे पास इस बार टायर नहीं होता है। इसलिए मैं गाड़ी का शीशा विंडो ऊपर करके लगा देता हूँ कि गाड़ी के अंदर कोई ना आ पाए, और मैं गाड़ी के अंदर ही रेस्ट करने लगता हूँ। कुछ 2 घंटे के बाद 3 बज जाते रात के। अब पूरे जंगल में एक ठंडी सी हवा और एक फॉग, कुहासा मेरे गाड़ी को घेरते हुए जा रही थी। अब मुझे बाहर का कुछ दिख नहीं रहा था। मैं शीशे को रफ करता हूँ, ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ बाहर, पर कुछ नहीं दिख रहा था। पर आंख बंद करके ध्यान से जब सुन रहा था तो एक दर्दनाक चीख, किसी के रोने की आवाज मेरे कान तक पहुंच रही थी। कौन थी ये? अब मुझे डर लगने लगा। मैं अपने शहर में कॉल लगाता हूँ अपने दोस्तों के पास, भाई मुझे यार, मैं अपने गांव जा रहा था, पंचर हो गया मेरा गाड़ी, मैं टायर चेंज किया, फिर से पंचर हो गया यार, मुझे ज़्यादा ही डर लग रहा है, तुम लोग आ जाओ शहर से। वो बोलते हैं ठीक है भाई। वो सब 4 दोस्त शहर से रवाना होते हैं। उन्हें आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है तब तक सुबह भी हो जाए, पर उनके साथ ही मैं अब गांव घूम के शहर निकलूंगा। और मैं गाड़ी में कोने में एक साइड चिपक के बैठा हुआ होता हूँ। चुपचाप मैं बैठा था, तभी एक दर्दनाक चीख फिर से जंगलों से आती है और एक रोने की आवाज। मैं चारों तरफ देखता हूँ, कभी पीछे कभी आगे, पर कोई नहीं होता। और बार बार मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि माया माया माया। क्या था ये डरावना सा? तभी मैं अपने आगे के शीशे में देखता हूँ कि मेरे पीछे के सीट पे कोई लड़की बैठी है। और वो कौन थी? वो थी माया। किस बात का बदला लेने के लिए वो आई थी 2 साल के बाद?
सुनेंगे हम एक नई दूसरी कहानी में, माँ 2। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।